अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 1.3 केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे आयन के मुतल्लिक। आयन जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। आयन क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड आयन। इस बात का मकसद क्या है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम यानी कि एटम का ऐसा ग्रुप जिस पर कोई चार्ज हो उसे हम क्या नाम देते हैं? आयन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक एटम जो है या ग्रुप ऑफ एटम है उसके ऊपर चार्ज कैसे आता है। याद रखिए कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके नतीजे में उसके ऊपर चार्ज आएगा। या जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो उसके नतीजे में भी उस एटम के ऊपर चार्ज आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है कि एटम जो है उसको क्या ज़रूरत है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है। असल में इस कायनात के अंदर एक यूनिवर्सल लॉ इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सल लॉ क्या है कि कायनात के अंदर मौजूद तमाम अशिया अपने आप को मुस्तहिकम करना चाहती हैं। तो एटम जो हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि वो अपने आप को क्या करें? मुस्तहिकम करें। अब वो कैसे अपने आप को मुस्तहिकम कर सकते हैं? ये एटम उस वक्त अपने आप को मुस्तहिकम कर सकते हैं जब वो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लेते हैं। अब नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करने से क्या मुराद है? नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करने से मुराद ये है कि वो अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करें, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लें। उसके बाद जो है वो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लेंगे और नोबल गैसेस की तरह वो क्या हो जाएंगे? मुस्तहिकम हो जाएंगे। ठीक है। यानी ना तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन वो देंगे, डोनेट करेंगे, और उसके नतीजे में वो एक दूसरे के साथ जुड़कर एक स्टेबल कंपाउंड बना देंगे, एक मुस्तहिकम कंपाउंड बना देंगे, अपने आप को एक मुस्तहिकम हालत में लेकर आ जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों, एक आयन जो होता है उस आयन की 2 टाइप्स होती हैं। आयन कितने टाइप्स रखता है? 2 टाइप्स। ठीक है जी। यहां पर हम लिखते हैं आयन जो है इसके कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। एक टाइप जो है उसको हम नाम देते हैं कैटाइन, और दूसरी टाइप जो है उसको नाम देते हैं एनाइन। कैटाइन और एनाइन, ये आयन की 2 टाइप्स हैं। ठीक है जी। 2 अक़साम हैं। कैटाइन किसे कहा जाता है? देखिए जैसे अभी हमने बात की है कि आयन उस वक्त बनता है जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। याद रखिए कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो जिस आयन के अंदर तब्दील होगा उसको हम क्या नाम देंगे? कैटाइन का नाम देंगे। ठीक है। अब वो जो आयन बनाएगा वो कौन सा आयन होगा? पहले एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। देखें हमारे पास कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास सोडियम है। ठीक है जी। अब सोडियम जो है, देखें Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। ठीक है जी। अब सोडियम जो है उसके आखिरी शेल में उसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब उसको मुस्तहिकम होने के लिए यानी कि अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए, अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए उसको इस बात की ज़रूरत है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आखिरी शेल में से रिमूव कर दे। जब वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा, रिमूव करेगा, तो उसके नतीजे में उसके आखिरी शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे और उसके बाद वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करके क्या हो जाएगा? मुस्तहिकम हो जाएगा। तो सोडियम क्या करता है? अपने आखिरी शेल में से ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या कर देता है? लूज कर देता है और ये कैटाइन के अंदर तब्दील हो जाता है। अब याद रखिए कि कैटाइन जो है ये एक ऐसा आयन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला आयन क्या कहलाता है? कैटाइन कहलाता है। अगर आप इसकी जामे तारीफ लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं कि जब भी कोई एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसे हम क्या नाम देते हैं? कैटाइन। तो कैटाइन जो है इसकी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। एटम या एटम का ऐसा मजमुआ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम क्या नाम देते हैं? कैटाइन। और इसका जो उलट है, इसका जो बरअक्स है वो एनाइन है। एनाइन जो है इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है। यानी एटम या एटम का ऐसा मजमुआ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज, एक ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसे भी हम क्या नाम देते हैं? एनाइन का नाम देते हैं। अब ये एनाइन कैसे बनते हैं? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है,
तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के नतीजे में उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और वो किसके अंदर तब्दील हो जाता है, एनाइन के अंदर। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैटाइन के अगर हम एग्जांपल देखना चाहें, ठीक है जी, तो कैटाइन के एग्जांपल हमारे पास यही सोडियम को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें सोडियम जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में 8 हैं, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो उसके बाद फिर जाकर ये नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करता है और ये मुस्तहकम होता है। तो सोडियम जो है वो क्या करेगा, नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इस सोडियम एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये किसके अंदर तब्दील हो जाएगा, आयन। इस आयन को हम क्या नाम देंगे, कैटाइन, और ये वो 1 इलेक्ट्रॉन है जो इसके बैरूनी शेल में से क्या हो गया है, खारिज हो गया, ठीक है। अच्छा, इस तरह हमारे पास दूसरे एग्जांपल है मैग्नीशियम की, ठीक है। अब मैग्नीशियम जो है वो अपने आखिरी मदार में से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करती है, तो मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2, ठीक है जी, 2+, यानी कि उसकी वैलेंसी जो है वो 2+ होगी, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको अपने आखिरी शेल में से रिमूव करेगी ताकि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर सके, और ये वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो इसमें से क्या हो गए, खारिज हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि मैग्नीशियम जो है उसने चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं, इसलिए उसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज। इस तरह अगर हम एल्यूमिनियम की मिसाल लेते हैं तो एल्यूमिनियम जो है ये अपने आखिरी शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करती है, तो चूंकि इसने अपने आखिरी शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं, इसके लिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये वो 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो इसके आखिरी शेल में से क्या हो गए, खारिज हो गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है कि ये पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है, पॉजिटिव चार्ज हम क्यों लिखते हैं। तो देखिए, याद रखिए, इसी सोडियम की मिसाल को हम समझ लेते हैं। अब सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है जी, और इसका एटॉमिक मास जो है वो कितना है, 23 है। अब देखें सोडियम जो है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करें, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डायग्राम बनाएं, तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये इसका मरकजी हिस्सा है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर कौन से बुनियादी ज़रात होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका मतलब है उसके पास कितने प्रोटॉन हैं, 11, और उसके बाद न्यूट्रॉन्स की तादाद हासिल करने के लिए हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को नफ़ी करते हैं, तो जब 23 में से हम 11 को कट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 12। तो एक सोडियम जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 12 न्यूट्रॉन्स होंगे। उसके बाद हमने ये भी पढ़ रखा है कि एक एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 11 प्रोटॉन है तो मतलब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप देखें 11 इलेक्ट्रॉन है, उनको हमने डिवाइड किया हुआ है शेल्स के अंदर। ये पहला शेल है के, अब इस के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। उसके बाद दूसरा शेल कौन सा होगा, एल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, वो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, 2, 4, 6, और ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये तीसरा शेल कौन सा होगा, एम, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, ठीक है। अब देखें प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन किस चार्ज के हामिल होते हैं, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये किस चार्ज के हामिल होते हैं, नेगेटिव चार्ज के हामिल होते हैं। अब जब सोडियम जो है वो सोडियम एटम से आयन में तब्दील होता है तो वो अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, खारिज कर देता है। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए हैं, 10, लेकिन इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद वही है, प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो कितने हैं हमारे पास, 11, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स 11 हैं और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स कम हो गए हैं, कितने हो गए हैं, 10। अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर डोमिनेंट आ गया है, गालिब आ गया है, इसलिए सोडियम जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह ये होती है प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन के अखराज की वजह से कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो आयन किस चार्ज का हामिल हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड हमारे पास एनाइन है। एनाइन के मुतल्लिक जैसे मैंने भी आपको पहले डेफिनेशन बता दी है कि एनाइन जो है वो एक ऐसा आयन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, यानी कि एटम या एटम का ऐसा मजमुआ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, आप उसे क्या कहते हैं, एनाइन का नाम देते हैं। अब एनाइन जो है ये कैसे बनते हैं, जब भी कोई एटम जो है वो अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, ठीक है।
अब ये भी मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम क्यों हासिल या खारिज करते हैं, तो दरअसल वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, अपने आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके नोबल गैसेस की तरफ मुस्तहिकम होना चाहते हैं, इसलिए वो या तो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं। अब एनाइन जो है, एनाइन बनाने के लिए यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला आयन बनाने के लिए एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्लोरीन है। अब क्लोरीन जो है इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। ये देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 हो गया। इसका पहला शेल K है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल L है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरा शेल M है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें ये इसका आखिरी शेल हो गया। इसको मुकम्मल करने के लिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो क्लोरीन जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज आता है, एक लिखा नहीं जाता, इसलिए हम इसको नेगेटिव लिखेंगे। अब ये क्लोरीन पहले एटम था, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया है तो अब ये आयन के अंदर तब्दील हो गया है, और चूंकि ये आयन उस वक्त बना है जब क्लोरीन के एटम ने इलेक्ट्रॉन हासिल किया है, इसलिए ये क्या होगा? एनाइन। इसे हम क्या कहेंगे? एनाइन। इस तरह अगर हम ऑक्सीजन के एग्जांपल लिखते हैं, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है और उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाता है? 2 माइनस चार्ज आ जाता है। अब देखें ऑक्सीजन जो है उसने ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के हसूल के बाद वो किसके अंदर तब्दील हो गया है? आयन के अंदर। अब ये जो आयन है इसको आप क्या नाम देंगे? एनाइन। इस तरह तीसरी एग्जांपल नाइट्रोजन की हमारे पास है। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए उसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन क्या करती है? 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करती है, 3 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। चूंकि ये एक ऐसा आयन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस आयन को हम क्या नाम देते हैं? एनाइन। अच्छा, जैसे हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो आयन के ऊपर कैसे पैदा होता है, तो यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं कि एक आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये है, देखें बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम इसी क्लोरीन के एग्जांपल को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें क्लोरीन जो है उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17, यानी कि क्लोरीन जो है उसके पास प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 17 है। उसके बाद क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक मास जो है वो 35 है, 35.5, यानी कि 36 भी आप कह सकते हैं इसको, 35.5 है, ठीक है। यानी कि इसके पास 17 प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं? यानी कि इसके पास 17 प्रोटॉन हैं और एटम की हालत में, और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 17 है, ठीक है। अब जब क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन में तब्दील होती है तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करती है। अब 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करती है तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। यानी कि इसके पास चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज जो है उसकी मिकदार में क्या हो गया है? इजाफा हो गया है। जबकि पॉजिटिव चार्ज जो है उसमें क्या आ गई है? कमी, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के हामिल होते हैं, तो प्रोटॉन की तादाद कम है, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज की मिकदार कम है। और यहाँ पर जब इसने क्लोराइड आयन बनाया तो 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया, इसका मतलब है इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी मिकदार में क्या हो गया? इजाफा। अब चूंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डोमिनेंट आ गया है, इसलिए आयन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये है आयन के मुतालिक। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद है एटम और आयन में फ़र्क, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। तो पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट, एटम के मुतालिक लिखा है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जैसे हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी कार्बन की, अगर हमारे पास कार्बन यानी कि कोयले का एक टुकड़ा हो, तो अब कार्बन जो है वो चूंकि एलिमेंट है, एलिमेंट जो है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ये कार्बन जो है इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे। अब ये चूंकि एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का कोई भी छोटा सा पार्टिकल होगा, वो छोटा सा पार्टिकल जो है उसको हम क्या नाम देंगे? एटम का नाम देंगे। तो एटम जो है वो दरअसल एलिमेंट का क्या होता है? एक छोटा सा पार्टिकल होता है। जबकि आयन जो होता है ये आयनिक कंपाउंड का एक पार्टिकल होता है। यानी कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, ये आयनिक कंपाउंड्स आयन से मिलकर बने होते हैं। 2 तरह के आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स। तो ये आयन्स जो होते हैं ये दरअसल किसका हिस्सा होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स का। तो आयन जो है ये आयनिक कंपाउंड का कोई छोटा ज़रा होता है।
उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेकन पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कि एटम जो होते हैं वो आज़ादाना तौर पर भी अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं और बाज़ सूरतों में वो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, लेकिन एक एटम जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर भी हिस्सा ले सकते हैं। जबकि अगर हम आयन की बात करें तो आयन जो है वो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर अपने वजूद को बरकरार नहीं रख सकते, क्योंकि ये मुखालिफ आयन्स होते हैं, अपोजिट आयन्स होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट तौर पर आज़ादाना तौर पर अपने वजूद को बरकरार नहीं रखते। तीसरा हमारे पास पॉइंट है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी इनके ऊपर एटम के ऊपर मजमूई तौर पर कोई चार्ज नहीं होता। इसकी रीज़न क्या है, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि एटम जो है उसके पास प्रोटॉन होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज के हामिल होते हैं, इसके अलावा न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिव चार्ज के हामिल होते हैं। एक एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, नेट चार्ज जो है वो 0 के बराबर होता है, इसलिए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली तौर पर न्यूट्रल होता है। जबकि कोई भी आयन है वो हमेशा कोई ना कोई चार्ज का हामिल होता है। आयन जो है या तो वो पॉजिटिव चार्ज का हामिल होगा या नेगेटिव चार्ज का हामिल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये सोडियम जो है ये एक आयन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, क्लोराइड आयन है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो कोई भी आयन है वो या तो पॉजिटिव चार्ज का हामिल होता है या फिर नेगेटिव।